तो बिहार यह सिर्फ एक राज्य नहीं बल्कि भारतीय राजनीति की प्रयोगशाला है। यहाँ हर चुनाव केवल सत्ता परिवर्तन नहीं बल्कि पहचान, सामाजिक न्याय और गठबंधन की कहानी लिखता है। 243 सीटों की यह जंग सिर्फ कुर्सी की नहीं बल्कि उस मानसिकता की है जो आने वाले भारत की दिशा तय करेगी। और इसी जगह से बिहार चुनाव 2025 को सिर्फ एक चुनाव नहीं बल्कि एक राष्ट्रीय टर्निंग पॉइंट माना जा रहा है। तो हम बात करते हैं बिहार की राजनीतिक अहमियत की। तो जो बिहार को भारतीय राजनीति का धड़कता दिल कहा जाता है। 90 के दशक से पहले कांग्रेस का यहाँ पर दबदबा था, लेकिन फिर आया मंडल आंदोलन और उसने राजनीति की धारा को एकदम से बदल दिया। लालू प्रसाद यादव ने सामाजिक न्याय का नारा दिया और पिछड़े दलित तबके को एकजुट कर सत्ता हासिल की। और यहीं पर उन्होंने नारा दिया था कि भूरा बाल साफ करो। नहीं, वो जो वही अखिलेश हैं, अखिलेश तो यूपी में हैं, वही नीतीश कुमार ने अपने सुशासन और विकास मॉडल के दम पर बिहार की राजनीति को एक नई दिशा दी। आज तक बिहार की राजनीति इन्हीं दो ध्रुवों में इर्द गिर्द घूमती रहती है। तो लालू, नीतीश या बीजेपी, इन तीनों का त्रिकोण कैसा है? तो अगर हम लालू, नीतीश, बीजेपी का यह त्रिकोण ही असली खेल तय करता है। मतलब जो लालू परिवार के पास यादव मुस्लिम का एक मजबूत वोट बैंक है, वही नीतीश कुमार जातीय संतुलन और प्रशासनिक छवि के सहारे राजनीति साधते हैं। और हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी राष्ट्रीय मुद्दों और मोदी फैक्टर के दम पर बिहार में अपनी पकड़ मजबूत कर चुकी है। तो यही जो तीन ध्रुव हैं, तीनों पोल हैं, मिलकर बिहार को एक भारत का सबसे पेचीदा चुनावी मैदान बनाते हैं। अब 1990, 2005, 2015, 2020 और 2025 इस सारी टाइमलाइन को हम देखेंगे थोड़ा एक संक्षेप में। जो विधानसभा का गणित यहाँ पर कैसा बैठता है, मतलब जो बिहार विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं? 243 सीटें हैं। बहुमत के लिए कितनी चाहिए? 122 सीटें। और यानी एक एक सीट का समीकरण पूरे चुनाव को पलट सकता है। हर चुनाव की ये बात होती है। इसलिए यहाँ जो गठबंधन की राजनीति हमेशा हावी रही है। कोई भी दल अकेले दम पर लंबे समय तक सत्ता में नहीं रह पाया है। ये बिहार का इतिहास गवाह है लोकतंत्र का। तो 2025 का परिदृश्य में अब हम आते हैं आज की स्थिति पर। विपक्षी महागठबंधन बन गया है, आरजेडी प्लस कांग्रेस प्लस लेफ्ट। इसमें तेजस्वी यादव को चेहरा बना करके इनको मैदान में उतारा गया है। वही एनडीए की बात करें तो बीजेपी, जेडीयू और एचएएम आदि ये पार्टी इसमें आती हैं। तो जो मोदी फैक्टर और संगठन शक्ति पर भरोसा ये लोग कर रहे हैं, लेकिन तस्वीर इतनी सीधी नहीं है, क्योंकि कई दल भीतर ही भीतर खींचतान में लगे हैं। खुद आरजेडी भी 243 सीटों पर अकेले लड़ने की तैयारी जताकर गठबंधन पर दबाव बना रहा है। और वही हम बात करें अगर इनमें चेहरे और इनकी राजनीति कैसी चल रही है, तो जो बिहार चुनाव हमेशा से चेहरों पर भी लड़ा जाता है। तेजस्वी यादव खुद को युवाओं का नेता बताकर सीएम चेहरा बन चुके हैं। वही नीतीश कुमार की छवि अब कमज़ोर होती दिख रही है, लेकिन उनका अनुभव और जातीय संतुलन उन्हें अब भी प्रासंगिक बनाए हुए है। बीजेपी इस बार खुद को बड़े भाई की भूमिका में देख रही है और मोदी साहब फैक्टर उसके लिए सबसे बड़ा सहारा। बिहार चुनाव की खासियत यही है कि यहाँ कभी कभी छोटी सी घटना भी पूरे चुनाव की दिशा को बदल देती है। कोई लोकल विवाद हो गया, कोई सामाजिक आंदोलन या फिर मतदाता सूची में मामूली बदलाव, ये सब अंतिम नतीजे को प्रभावित कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ करोड़ों लोग बाहर काम करने जाते हैं और उनकी वोटिंग उपस्थिति ही कई सीटों का फैसला कर देती है। अब यहाँ पर जातीय समीकरण की बात करते हैं और वोट बैंक की यहाँ पर कैसी राजनीति चल रही है वो भी बात करते हैं। जो बिहार चुनाव की असली लड़ाई चुनावी घोषणा पत्र से कम और जातीय समीकरण से ज़्यादा तय होती है। यादव हो गए, कुर्मी हो गए, कुशवाहा हो गए, दलित, ब्राह्मण और मुस्लिम, ये समुदाय सिर्फ जनसंख्या नहीं है बल्कि सीटों के भविष्य का एक गणित है। तो हम पहले यादव देखेंगे। यादव यहाँ पर कितने हैं? लगभग 14 से 15% हैं। तो यादव समाज बिहार में सबसे बड़ा ओबीसी समूह है
और इनकी आबादी लगभग 14 से 15% है और ऐतिहासिक रूप से ये लालू प्रसाद यादव और आरजेडी के सबसे वफादार वोटर रहे। मतलब तो यहाँ पर एम बाई समीकरण यानी मुस्लिम यादव गठजोड़ है और यहाँ से इन्होंने 1990 के दशक से लेकर के आज तक आरजेडी को एक मजबूत आधार दिया है और मजबूती इसको प्रदान की है, एक विपक्ष के रूप में और एक शासक के भी रूप में। तो 2020 के चुनाव में भी यादव वोटरों ने 70% से ज़्यादा समर्थन आरजेडी को दिया था। इस बार भी तेजस्वी यादव की सबसे बड़ी ताकत यही वर्ग है। दूसरी बात हम करें मुस्लिम की, जो लगभग 16 से 17% हिस्सा साझा करते हैं बिहार में। मुस्लिम वोट बिहार को राजनीति में एक किंग मेकर की भूमिका निभाता है और इनकी आबादी हमें बता दिया कि 16-17% है। जो पारंपरिक रूप से यह वोट कांग्रेस और आरजेडी के साथ हमेशा से रहा है, लेकिन 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के ध्रुवीकरण की राजनीति ने इस वोट बैंक को और भी मजबूती से विपक्ष के पाले में धकेलना शुरू कर दिया है। अब एम बाई समीकरण मिलकर लगभग 30% वोट का बना देता है और यही आरजेडी की रीढ़ है। और अगर एनडीए के लिए चुनौती यहाँ पर यह है कि इस वोट बैंक में सेंध लगाए, लेकिन अब तक इसमें उसे बड़ी सफलता नहीं मिली है। अब कुर्मी और कुशवाहा की बात करें, जो दोनों मिलाकर के लगभग 7 से 8% हैं, तो यह वर्ग बिहार में नीतीश कुमार और कुछ हद तक उपेंद्र कुशवाहा का एक प्रकार से पारंपरिक आधार है। नीतीश खुद कुर्मी जाति से आते हैं, जिनकी आबादी 3 से 4% है और कुशवाहा समदार 4 से 5% है। तो ये मिलकर के 7 से 8% वोट एनडीए और जेडीयू के लिए एक निर्णायक भूमिका निभाता है। लेकिन अगर जेडीयू और बीजेपी में तनातनी बढ़ती है तो इस वोट बैंक पर आरजेडी भी दावेदारी कर सकती है। मतलब क्या हुआ कि अगर बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन अगर फेल होता है, सीटों को लेकर कोई तनातनी बनती है, तो यहाँ पर इसका मज़ा आरजेडी को मिल सकता है। अब दलित और महादलित की बात करते हैं, जो लगभग यहाँ पर 15 से 16% हैं। जो दलित और महादलित मिलकर के करीब इतना वोट, मतलब 15-16% वोट बनाते हैं। तो इसमें पासवान लगभग 5% हैं और इनका झुकाव एलजेपी के साथ है। तो चिराग पासवान ने 2020 में एनडीए में ये अपने आप को इन्होंने के लिए इन्होंने एक बड़ा रोल निभाया था और अब भी मोदी का सबसे बड़ा चेहरा बनकर एनडीए को फायदा दिला सकते हैं। महादलित तबके को नीतीश कुमार ने महादलित आयोग बनाकर साधा था, लेकिन अब यह वर्ग भी बढ़ चुका है। यह वर्ग किसी भी गठबंधन को जीत हार दिला सकता है, क्योंकि यह निर्णायक सीटों पर 5 से 10% स्विंग कर जाता है। अब बात करेंगे हम सवर्ण वोट बैंक की। लगभग ये 12 से 13% है, ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार और कायस्थ। तो इनका संयुक्त प्रभाव लगभग 12 से 13% है। यह वोट बैंक परंपरागत रूप से भाजपा के साथ खड़ा रहा है। भाजपा का पूरा चुनावी इंजन इन्हीं सवर्ण जातियों पर टिका है और यही एनडीए का स्थायी आधार है, जिस पर वह अन्य जातियों को छोड़कर बहुमत की ओर बढ़ता है। अब जो भाजपा के जो बड़े नेता हैं, देखो क्या होता है इनमें, क्या सहमति बनती है, चलो वो देखें। अब हम जातीय समीकरण के पूरे गणित को समझते हैं। अगर मोटे तौर पर देखें तो आरजेडी को यादव और मुस्लिम का लगभग 30% वोट पर बिल्कुल पक्का आधार है। जेडीयू को कुर्मी और कुशवाहा समाज पर 7 से 8% का, बीजेपी को सवर्ण और राष्ट्रीय मुद्दों पर लगभग 12 से 13% वोट मिल सकते हैं। तो एलजेपी और अन्य दलों के साथ एनडीए को दलित महादलित का भी हिस्सा मिल सकता है। यानी बिहार की हर सीट पर उम्मीदवार का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि कौन सा गठबंधन किन जातियों को प्लस कर पाता है। मतलब बिहार का चुनाव सिर्फ नेताओं या पार्टियों की लड़ाई नहीं है, यह जाति समीकरणों, सामाजिक ताने बाने और ऐतिहासिक अन्याय की लंबी परंपरा का प्रतिबिंब भी है। तो बिहार की राजनीति में जाति हमेशा से निर्णायक भूमिका निभाती रही है। मंडल कमीशन के बाद सामाजिक न्याय की राजनीति ने यहाँ गहरी
जड़ें जमा ली हैं। पिछड़ी जातियों और दलितों की राजनीतिक चेतना के ने जो राजनीति का समीकरण है वो पूरी तरह से एकदम से बदल दिया है। यादव, कुर्मी, कोरी, कुशवाहा जैसी जो जातियां हैं, इन्होंने सामाजिक न्याय की धारा के साथ खड़े होकर 90 के दशक में लालू यादव जैसे नेताओं को सत्ता तक पहुंचाया है। दूसरी ओर भूमियार, ब्राह्मण और राजपूत जैसी सवर्ण जातियां परंपरागत रूप से बीजेपी और कांग्रेस के साथ रही हैं। पासवान समाज का बड़ा वोट दलित राजनीति को हमेशा से ताकत देता रहा है। एलजी तो यहाँ चुनाव केवल निकास बनाम पिछड़ापन की बहस नहीं है, बल्कि कौन किसका प्रतिनिधित्व करता है इस सवाल पर टिका होता है। यानी कारण है कि हर चुनाव में जातीय समीकरणों को साधने के लिए गठबंधन बनाए जाते हैं और तोड़े भी जाते हैं। तो आज की स्थिति में महागठबंधन जहां सामाजिक न्याय और पिछड़े वर्ग की राजनीति को आगे रखता है, वही बीजेपी एनडीए सवर्ण और गैर यादव ओबीसी को अपने साथ रखने की रणनीति पर काम करती है। तो यही संघर्ष हर चुनाव को इतना रोमांचक और निर्णायक बनाता है कि हमें बिहार का चुनाव बहुत ही रोमांचक लगने लगता है। तो बिहार चुनाव की सबसे बड़ी बहस हमेशा यही रहती है कि क्या चुनाव जाति आधारित समीकरणों पर जीता जाता है या फिर विकास के मुद्दे पर। तो अगर हम बात करें 1990 के दशक की, जब लालू यादव का दौर था, तब सामाजिक न्याय का नारा विकास से बड़ा मुद्दा बन गया था। उस दौर में गरीब और पिछड़े वर्ग ने जातीय पहचान के आधार पर अपना नेता चुना, परंतु 2005 के बाद नीतीश कुमार ने सुशासन और विकास की राजनीति को केंद्र में ला करके एकदम से परिदृश्य ही बदल दिया। लालू यादव का दौर 1990 से 2005 तक चला, तो यह दौर जातीय समीकरण और सामाजिक न्याय की राजनीति का स्वर्णकाल कहा जा सकता है। नीतीश कुमार का दौर 2005 के बाद शुरू हुआ। यहाँ पर सड़क, बिजली, शिक्षा और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों को चुनाव का नया आधार बनाया गया। फिर भी यह सच है कि बिहार की राजनीति पूरी तरह विकास की ओर शिफ्ट नहीं हो पाई है। जाति अब भी गहराई से चुनाव को प्रभावित करती है। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें कि अगर कोई पार्टी केवल विकास की बात करती है लेकिन जातीय समीकरण को नज़रअंदाज कर देती है, तो चुनावी हार उसकी तय है। वही जो पार्टी केवल जातीय समीकरणों पर खेलती है लेकिन विकास का कोई विजन पेश नहीं करती, उसकी भी स्वीकार्यता यहाँ पर सीमित रह जाती है, क्योंकि अब युवा जाग चुका है। इसलिए बिहार चुनाव हमेशा जाति बनाम विकास की बजाय जाति विकास के संतुलन पर टिका होता है। यही वजह है कि नेता एक और जातीय गठबंधन साधने में लगे रहते हैं और वही दूसरी ओर मंच से विकास का वादा करते हैं। तो बिहार चुनाव की असली कहानी गठबंधनों से लिखी जाती है। यहाँ कोई पार्टी अकेले चुनाव जीतने की स्थिति में नहीं होती। यही कारण है कि हर चुनाव में पहले नए समीकरण बनते हैं और पुराने टूट जाते हैं। अगर महागठबंधन की बात करें तो आरजेडी, कांग्रेस और वामपंथी दलों का साथ मिलकर ये महागठबंधन बनता है और इसका आधार सामाजिक न्याय की राजनीति और पिछड़े दलित वोट बैंक पर टिका हुआ है। एनडीए की बात करें तो भाजपा और जेडीयू कभी साथ रहे और कभी अलग रहे। इनका जो गठबंधन है, इसका आधार सवर्ण, गैर यादव ओबीसी और शहरी वर्ग पर रहा है। तीसरा मोर्चा समय समय पर छोटे दल मिलकर के तीसरा विकल्प देने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो प्रायः निर्णायक भूमिका नहीं निभा पाते। तो महागठबंधन का असर यह है कि मतदाताओं को सीधी लड़ाई देखने को मिलती है। उदाहरण के लिए अगर जेडीयू और बीजेपी साथ होते हैं तो विपक्षी महागठबंधन को भारी चुनौती मिलती है, लेकिन जब जेडीयू महागठबंधन में जाता है तो समीकरण पूरी तरह से उलट जाते हैं। तो गठबंधन की राजनीति में सीट बंटवारा भी बेहद अहम होता है। कौन सी पार्टी कितनी सीट पर चुनाव लड़ेगी, यह अक्सर अंदरूनी खींचतान और मतदाता संदेश दोनों को प्रभावित करता है। तो इस प्रकार बिहार चुनाव में गठबंधन सिर्फ जोड़ घटाव नहीं है, बल्कि जीत और हार का सबसे बड़ा निर्धारण तत्व है। अगर नए खिलाड़ी और युवाओं की भूमिका देखें तो बिहार की राजनीति में लंबे समय तक पुराने दिग्गजों के इर्द गिर्द ये राजनीति घूमती रही है। जैसे लालू यादव, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान जैसे नेताओं ने दशकों तक अपनी पकड़ को बनाए रखा, लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। मतलब सीधी सी बात है,
तेजस्वी यादव का उभार हो रहा है। मतलब लालू यादव की विरासत को तेजस्वी ने संभाला है। वे युवाओं को लोकप्रिय और बेरोजगारी के मुद्दे पर चुनावी एजेंडा बनाने में सफल हो रहे हैं। 2020 के चुनाव में उनकी 10 लाख नौकरी वाली घोषणा से भारी समर्थन उन्होंने जुटा लिया है। चिराग पासवान की चुनौती की बात करें तो रामविलास पासवान के निधन के बाद चिराग पासवान ने एलजेपी को नया रूप देने की कोशिश की। उन्होंने खुद को मोदी का सच्चा चेहरा बताते हुए जेडीयू को चुनौती दी। हालांकि वे चुनावी रूप में बहुत आगे नहीं बढ़ पाए, लेकिन राजनीतिक बहस में उन्होंने अपनी जगह बनाई है। छोटे दल और अन्य प्रयोग की बात करें तो उपेंद्र कुशवाहा, पप्पू यादव जैसे नेता बार बार नई राजनीतिक संभावनाएं खड़ी करने की कोशिश करते हैं। वामपंथी दल भी युवाओं और मजदूरों के मुद्दे उठाकर धीरे धीरे जमीन को तलाशते हैं। अगर हम युवाओं का बढ़ता असर देखें तो बिहार देश के सबसे युवा राज्यों में से एक है। यहाँ की बड़ी आबादी 18 से 35 वर्ष के बीच की है और यह वर्ग रोजगार, शिक्षा और पलायन जैसे मुद्दों पर राजनीति को प्रभावित करता है। सोशल मीडिया और डिजिटल अभियान ने युवाओं की भूमिका को और भी मजबूत बना दिया है। यानी बिहार का चुनाव अब केवल पुराने जातीय समीकरणों का खेल नहीं है, बल्कि नई पीढ़ी की आकांक्षाएं और नए चेहरों की राजनीति भी इसमें निर्णायक हो रही है। बात करें तो चुनावी वादे और जनता की अपेक्षाएं। बिहार चुनाव का सबसे शोरगुल वाला पहलू होता है। नेताओं के वादे, हर बार चुनाव आते ही बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन सवाल यह है कि जनता की वास्तविक अपेक्षाएं क्या है और नेताओं के वादे उनसे कितने मेल खाते हैं। अगर हम बेरोजगारी और रोजगार के संकट की बात करें तो बिहार के लाखों युवा पलायन करने पर मजबूर हैं। तेजस्वी यादव का 10 लाख नौकरी वाला वादा युवाओं के लिए उम्मीदों की किरण बना है। वहीं एनडीए ने 19 लाख रोजगार का वादा किया, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद ये वादे अक्सर अधूरे रह जाते हैं। अब बात करें हम बुनियादी सुविधाओं की। सड़क, बिजली, पानी और शिक्षा जैसे मुद्दे अब भी बड़े चुनावी हथियार हैं। नीतीश कुमार ने इसे अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि बताया, लेकिन ग्रामीण बिहार की हकीकत अब भी चुनौतीपूर्ण है। अब भी वहाँ पर रोड वैसे ही खंडहर हैं, गड्ढे वगैरह हैं। तो महिलाओं की अपेक्षाएं भी इन पॉलिटिकल से पार्टी से रहती है। तो शराबबंदी पर कदम महिलाओं के लिए बड़ा मुद्दा बना। वे शिक्षा और सुरक्षा से जुड़ी अपेक्षाओं को चुनावी विमर्श में लगातार आगे ला रही हैं। गरीबी और पलायन, तो कोरोना काल में यह साफ कर दिया कि बिहार का सबसे बड़ा संकट पलायन है। जब लाखों मजदूर पैदल घर लौट रहे थे, तब यह सवाल फिर खड़ा हुआ कि आखिर बिहार में इतनी नौकरियां क्यों नहीं बन रही। जनता की अपेक्षा साफ है कि उन्हें सिर्फ चुनावी भाषण नहीं, बल्कि जमीनी बदलाव चाहिए। लेकिन राजनीति में वादों और हकीकत के बीच की दूरी आज भी वैसी ही है जैसी दशकों पहले थी। चुनावी प्रचार और मीडिया की भूमिका। बिहार चुनाव सिर्फ मैदान की लड़ाई नहीं है, यह प्रचार और मीडिया की रणनीतियों से भी तय होता है कि यहाँ चुनावी प्रचार का अंदाजा समय के साथ काफ़ी बदला है। परंपरागत प्रचार, तो पहले नेताओं की रैलियां, पदयात्राएं और नुक्कड़ सभाएं ही मुख्य साधन होते थे। गांव-गांव में ढोल नगाड़ों और पोस्टरों के सहारे चुनावी माहौल बनाया जाता था। लेकिन अब क्या है, सोशल मीडिया का दबदबा है। अब फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप चुनावी जंग के लिए नए हथियार हैं। भाजपा इस क्षेत्र में सबसे संगठित और प्रभावी मानी जाती थी, जबकि विपक्ष भी अब धीरे धीरे अपनी पकड़ यहाँ पर मजबूत बना रहा है। युवाओं तक पहुँचने और नैरेटिव गढ़ने में सोशल मीडिया निर्णायक भूमिका निभाता है। अगर हम बात करें मीडिया और नैरेटिव की सेटिंग्स कैसे बैठाई जाती है, तो राष्ट्रीय और स्थानीय मीडिया अक्सर चुनाव को कौन जीतेगा वाली होड़ में बदल देते हैं। कई बार चैनलों की कवरेज और बहसों में मतदाताओं का जो मानस है वो प्रभावित होता है। बड़े नेताओं के इंटरव्यू और बहस से एजेंडे सेट करती हैं। प्रचार शैली का फर्क देखें, तेजस्वी यादव सादगी और सीधे संवाद पर भरोसा करते हैं। नीतीश कुमार गांव में छोटी छोटी सभाओं के जरिए जुड़ते हैं। भाजपा का प्रचार संगठित, हाईटेक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर टिका होता है। यानी बिहार का चुनाव अब सिर्फ धरातल की रैलियों से नहीं, बल्कि टीवी स्क्रीन और मोबाइल की स्क्रीन से भी लड़ा जा रहा है। तो जो बिहार के जो चुनावी नतीजे हमेशा चौंकाने वाले रहे हैं। यहाँ मतदाता आखिरी वक्त में फैसले बदलने के लिए
मशहूर हैं, जाने जाते हैं। अब करीबी मुकाबले हमें 2015 का देखने को मिला। 2015 का चुनाव इतना बड़ा उदाहरण है कि जब महागठबंधन ने भाजपा को कड़ी शिकस्त दी थी। वहीं 2020 में एनडीए और महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर हुई, तो भाजपा ने जेडीयू से ज़्यादा सीटें जीतकर गठबंधन में अपना वर्चस्व साबित कर दिया था। मतदाताओं का संतुलन बैठाना भी बड़ी मुश्किल काम है। तो जो बिहार का मतदाता जातीय निष्ठा रखते हुए भी कई बार विकास और स्थिरता को महत्व दे देता है। तो यही कारण है कि 15 साल तक लालू यादव और फिर 15 साल तक नीतीश कुमार को सत्ता में रहने का मौका मिला। अब इन वोटरों में, इस राजनीति में महिलाओं की भी भूमिका बढ़ रही है। 2010 और 2015 के चुनाव में महिलाओं की रिकॉर्ड भागीदारी ने नतीजों की दिशा बदल दी। शराबबंदी और आरक्षण जैसे फैसलों के कारण नीतीश कुमार को महिलाओं का मजबूत समर्थन मिला। अब छोटे दलों की निर्णायक स्थिति भी यहाँ पर हमें देखने को मतलब ये वोट काटते हैं और कई बार कई सीटें लेके पहुँच जाते हैं। तो कई बार चुनावी नतीजे इतने करीबी आते हैं कि छोटे दल किंग मेकर की भूमिका में आ जाते हैं। 2020 में चिराग पासवान की एलजेपी ने जेडीयू को नुकसान पहुंचाकर समीकरण एकदम से बदल दिए। नतीजों से साफ होता है कि बिहार का चुनाव किसी एक फैक्टर से तय नहीं होता। यह जातीय समीकरण, विकास, गठबंधन और आखिरी वक्त के प्रचार सभी का एक मिश्रण होता है। बिहार की राजनीति का भविष्य कई सवालों पर टिका है। क्या राज्य जातीय राजनीति के दायरे से निकलकर विकास और रोजगार पर केंद्रित हो पाएगा? क्या नई पीढ़ी के नेता पुराने दिग्गजों की तरह जनमानस पर पकड़ बना पाएंगे? बिहार की सबसे बड़ी ताकत उसकी युवा आबादी है। यह वर्ग अब जातीय समीकरणों से ज़्यादा रोजगार, शिक्षा और अवसरों की तलाश में है। अगर पार्टियां इन मुद्दों को केंद्र में नहीं रखेंगी तो वे युवाओं का भरोसा खो देंगी। नई राजनीतिक धारा की संभावना है। तेजस्वी यादव, चिराग पासवान और पप्पू यादव जैसे नेताओं के पास मौका है कि वे नई धारा गढ़ें। अगर ये विकास और सुशासन की राजनीति को जातीय ढांचे में जोड़ने में सफल रहे तो बिहार राजनीति में नई इबारत लिख सकता है। गठबंधन की मजबूरी अगर हम देखें तो बिहार में कोई भी पार्टी अकेले सत्ता में नहीं आ सकती। भविष्य में भी गठबंधन की राजनीति निर्णायक बनी रहेगी। अब जनता की उम्मीदें कहाँ पर हैं? पलायन रोकना, रोजगार देना, शिक्षा सुधारना और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना, यही मुद्दे असली भविष्य तय करेंगे। जनता अब केवल वादों से संतुष्ट नहीं होगी, उसे परिणाम चाहिए। मतलब बिहार का चुनाव, निष्कर्ष तौर पर मैं बात करूंगा कि बिहार का चुनाव केवल सत्ता परिवर्तन का खेल नहीं है। यह सामाजिक न्याय, विकास और नई पीढ़ी की आकांक्षाओं के बीच संतुलन साधने की जंग है। आने वाले समय में बिहार की राजनीति का चेहरा इस बात से तय होगा कि कौन सी ताकत इन सबको जोड़कर एक नई राह बना पाती है। इस बार फैक्टर थोड़ा अलग काम कर रहा है बिहार की राजनीति में। इस बार थोड़ा जो मुद्दा बना हुआ है वो अधिकतर हाईलाइट होकर के हिंदुत्व का मुद्दा बना हुआ है। थोड़ा हिंदुत्व की बात हो रही है। और दूसरी बात, जो तेजस्वी यादव के जो नेतृत्व पर भी कुछ सवाल उठाए जा रहे हैं और वही नीतीश कुमार के नेतृत्व पर भी कुछ सवाल उठाए जा रहे हैं। तो क्या सवाल उठाए जा रहे हैं, क्या इनका भविष्य होगा? यही सब चीज़ें विस्तार से जानने के लिए, इन पर अपना व्यू जानने के लिए और अन्य न्यूज़ चैनलों का व्यू जानने के लिए आप जुड़े रहिए तर्क भारत के साथ। जय हिंद।